नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरिओम हिंदी ऑनलाइन चैनल में। पिछली बार हमने पढ़ा था भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। अब हमारा टॉपिक है लिपि। लिपि क्या होती है, कौन कौन सी भाषा कौन कौन सी लिपि में लिखी जाती है, लिपि के लिए सुधार और संशोधन के क्या क्या प्रयास किए गए। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। और व्याकरण क्या है, व्याकरण का महत्व क्या है, व्याकरण के कारण हमारी भाषा को हम किस प्रकार प्रभावशाली बना सकते हैं, आज हम इन सब की विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। आज का हमारा टॉपिक है लिपि। लिपि क्या होती है, इसकी विस्तृत चर्चा हम आज करेंगे। देखिए, लिपि लिखने की क्रिया, क्या अर्थ होता है इसका, लिखने की क्रिया, यानी कि किसी भी भाषा को जब आप लिख देते हो तो वो लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। ध्वनि संकेतों का लिखित रूप, देखिए आप, ध्वनि संकेतों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। जो ध्वनि संकेत हैं, क ख ग आई, ये सब लिपि के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। संसार में जितनी भी भाषाएं हैं वो किसी न किसी लिपि के अंतर्गत जरूर लिखी जाती हैं। तो प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है जिसमें उसका लेखन होता है, यानी कि प्रत्येक भाषा का लेखन जिसके अंतर्गत होगा वो लिपि कहलाएगी। देखिए आप, संसार की कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं वो सब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए आप, लिपि और भाषाएं लिखा है देवनागरी लिपि। अक्सर प्रश्न पूछा गया है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी गई है, या फिर ये भाषा किस लिपि में लिखी गई है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, कोंकणी जो कि गोवा में बोली जाती है, मैथिली, नेपाली आदि अन्य भाषाएं और भी हैं जो सब देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। तो हमारी हिंदी किसके अंतर्गत लिखी जाती है, देवनागरी लिपि के अंतर्गत। अब देखिए आप, गुरुमुखी लिपि, यह भी प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है। और गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। इसके बाद फारसी लिपि, फारसी लिपि में लिखी जाती है अरबी, ईरानी और उर्दू भाषा। तो ध्यान रखना, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि उर्दू भाषा लिखी जाती है फारसी लिपि में। अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है रोमन लिपि में। तो रोमन लिपि, ये देखिए अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है। और गुजराती लिपि में गुजराती भाषा लिखी जाती है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर इन दोनों का नाम सेम है, समान है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं जो किन किन लिपियों में लिखी जाती है, इनसे संबंधित प्रश्न आता है। अब देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, तो भारत में प्राचीन काल के अंतर्गत लगभग 500-600 ईसा पूर्व की बात है। ये 2 लिपियां प्रचलित थी, एक तो ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है, कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न मानी जाती है, और उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती हैं। और दूसरी एक खरोष्ठी लिपि, दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती है। अब ब्राह्मी लिपि भी 2 भागों में विभक्त हुई, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। फिर उत्तरी ब्राह्मी गुप्त लिपि इसमें परिवर्तित हुई। ये गुप्त लिपि लगभग 350 ईसा ईस्वी के अंतर्गत चलती थी। आप गुप्त राजाओं को जानते हैं, भारत में स्वर्ण काल माना जाता है गुप्त काल को, चाहे वो विज्ञान की दृष्टि से हो, चाहे वो साहित्य की दृष्टि से, चाहे वो कला की दृष्टि से, चाहे भवन निर्माण की। गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल माना जाता है, आपको पता हो। तो गुप्त काल में जो लिपि प्रचलित थी वो थी गुप्त लिपि। और गुप्त लिपि से उत्पन्न हुई, परिवर्तित हुई कुटिलाक्षर लिपि। कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा। पहले जब बच्चे को कक्षा 1 और 2 के अंतर्गत लिखना सिखाया जाता था, उस समय उसके पास स्लेट होती थी। आजकल स्लेट का प्रचलन कम हो गया, आजकल तो आउटलाइन वाली
कॉफ़ी आ जाती है, उसके अंतर्गत ही सिखाया जाता है। तो पहले स्लेट के अंतर्गत कैसे लिखना सिखाते थे हिंदी को, ये एक चूल्हा, या तो चूल्हा कहते थे या फिर इसे घुमाऊ बोल सकते थे। इस चूल्हे से ही पूरी हिंदी भाषा का और लिपि का निर्माण हुआ है। देखिए आप, ये इस प्रकार से लिखना सिखाया जाता था फर्स्ट में। उसके बाद इनको जोड़ना सिखाया जाता था। कैसे जोड़ते हैं देखिए आप, ये और ये एक दो चूल्हे जोड़ते क्या बन गया, ऊ बन गया। इसके पीछे एक और लगा दीजिए कुटिल, तो क्या हो गया, ऊ हो गया। इस चूल्हे को यहां लगा दीजिए, क्या हो गया, ट हो गया। इसको यहां लगा दीजिए, ठ हो गया। अगर इस चूल्हे को यहां न लगाकर आपने यहां लगा दिया तो ई हो गया। एक चूल्हा यहां लगा दीजिए तो बड़ी ई हो गया। इसको यहां न लगाकर इसको यहां लगा दीजिए, ये ह हो गया। आप देखिए, ये इस खड़ी पाई के अंतर्गत ये चूल्हा लगाया, वह हो गया। यूं लगा दीजिए, ब हो जाता है। इसको यहाँ के बजाय एक चूल्हा और लगा दीजिए तो ये क हो जाता है। और आप देखिए, ये एक और ये एक चूल्हा, 6 हो गया। इसको ऐसे बना दीजिए, ये घ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी वर्ण जो हैं उनका निर्माण इन कुटिलों से, इन तिरछे या चूल्हों से ही हुआ है। इस कारण से कुटिलाक्षर लिपि नाम दिया गया था। और कुटिलाक्षर लिपि भी आगे जाकर 2 भागों में विभक्त हो गई थी, एक तो नागरी लिपि और एक शारदा लिपि। नागरी लिपि और शारदा लिपि, देखिए आप, शारदा लिपि के अंतर्गत गुरुमुखी, कश्मीरी और लहंदा, ये 3 भाषाएं या लिपियों का विकास हुआ है। गुरुमुखी, कश्मीरी और लहंदा। तो गुरुमुखी लिपि है, कश्मीरी, लहंदा अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, आपको पढ़ाया गया है, आप जानते हैं, तो भाषा है। तो गुरुमुखी, कश्मीरी और लहंदा शारदा लिपि से ही विकसित हुई है, ये ध्यान रखें। नागरी लिपि फिर आगे 2 भागों में विकसित हुई, पश्चिमी नागरी और पूर्वी नागरी। पश्चिमी नागरी से देवनागरी लिपि और गुजराती का विकास हुआ है, और पूर्वी नागरी से बांग्ला, असमिया और उड़िया का विकास हुआ है। मैं चाहता तो नागरी लिपि से भी देवनागरी लिपि को विकसित बता सकता था, लेकिन अगर बाय द वे विकल्प के अंतर्गत पश्चिमी और पूर्वी नागरी आ जाता है तो फिर समस्याएं हो जाती है। इस कारण नागरी से ही देवनागरी का और गुजराती लिपि का विकास हुआ है, और पूर्वी नागरी से बांग्ला, असमिया, उड़िया, और पश्चिमी नागरी से देवनागरी और गुजराती का विकास हुआ है। अब देवनागरी लिपि की बहुत सारी विशेषताएं भी हैं। कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या क्या है, एक तो देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक लिपि है, क्यों है बताएं, क्यों है? क्योंकि जैसा बोला जाता है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, यानी कि बोलने में और लिखने में एक रूपता है, तो वो वैज्ञानिक लिपि है। आपने देखा होगा अंग्रेजी में बोलते तो क्या है और लिखते क्या है, KNOW, के साइलेंट है, साइकोलॉजी में P साइलेंट है, लेकिन हिंदी के अंतर्गत कोई साइलेंट नहीं होता। अगर आप अनुस्वार भी लगाएंगे, छोटी सी कहीं पर भी बिंदी लगाएंगे, तो उसका भी उच्चारण आपको नाक से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइलेंट होना नहीं होता। इस कारण हिंदी या देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक भाषा और लिपि मानी जाती है। एक और पॉइंट हो सकता है, ध्यान रखना, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो जो देवनागरी की विशेषता, वो हिंदी की भी विशेषताएं होंगी। तो हिंदी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। एक और इसमें वर्णों की संख्या 52 होती है। कौन कौन से वर्ण होते हैं 52 के अंतर्गत, कौन कौन से वर्ण आते हैं,
इन सब की विस्तृत चर्चा हम करेंगे वर्ण विचार के अंतर्गत। तो आप इसको उतार लीजिए। लिपि की संपूर्ण जानकारी के बाद अब अपना टॉपिक है लिपि सुधार व संशोधन के प्रयास। देवनागरी लिपि जो वर्तमान में हमारे सामने है उसमें कितने संशोधन किए गए, किस किसने संशोधन किए, क्या क्या प्रयास किया गया, इन सब से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न रीट के अंतर्गत, सी-टेट के अंतर्गत, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी के अंतर्गत भी पूछे गए हैं। देखिए आप, पहला, सर्वप्रथम लिपि सुधार समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो वो है महादेव गोविंद रानाडे के नेतृत्व में, मुंबई में। महादेव गोविंद रानाडे को जानते होंगे आप। ये महादेव गोविंद रानाडे, इनके शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे महात्मा गांधी, राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और उनके गुरु महादेव गोविंद रानाडे बहुत बड़े सुधारक माने जाते हैं महाराष्ट्र के। इसके बाद तिलक फ़ॉन्ट, ये भी प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया है। इन्हें तिलक टाइप भी कहा जाता है। ये 1904 में 1900 टाइप यानी 190 टाइप यानी 190 फ़ॉन्ट इसके अंतर्गत है, और इन्हें केसरी टाइप के नाम से भी जाना जाता है। और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, आप जानते हैं इनको, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और बहुत बड़े ये समाज सुधारक थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इनका नारा था, आप जानते हैं, इसे बहुत अच्छी तरह परिचित है। तो इन्होंने बनाया था तिलक फ़ॉन्ट या तिलक टाइप, और केसरी टाइप भी कहा जाता है। उनकी संख्या लगभग 190 थी और 1904 प्रकाशित हुआ था। विद्वान है काका कालेलकर। काका कालेलकर ने अ की बारखड़ी का सुझाव दिया था, अपनाने की बात कही थी कि अ की बारखड़ी को अपनाया जाए। अ की बारखड़ी जानते हैं आप, अ, आ, ई, क, का, की मात्राएं लगाते जाइए। लेकिन इस अ की बारखड़ी का सर्वप्रथम जो सुझाव दिया था वो सावरकर बंधुओं ने दिया था। सावरकर बंधुओं को जानते होंगे आप, वीर सावरकर, गणेश सावरकर, नारायण सावरकर, तीन भाई थे और क्रांतिकारी थे, आप जानते हैं इनको। इसके बाद श्रीनिवास दास जी ने यह सुझाव दिया था कि महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण के नीचे चिन्ह, कोई सा भी चिन्ह लगा दीजिए आप, लगाने का सुझाव दिया था। आप जानते हैं हमारी वर्णमाला के अंतर्गत देवनागरी में अल्पप्राण और महाप्राण चलते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। यदि अल्पप्राण के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए तो महाप्राण हट जाएंगे, और महाप्राणों के हट जाने की वजह से जो 52 वर्ण हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो ये श्रीनिवास दास जी ने कहा था कि महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण के नीचे कोई चिन्ह लगाकर हम संख्या कम कर सकते हैं वर्णों की। इसके बाद काशी नागरी प्रचारणी सभा, आप जानते होंगे इसको। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जुलाई 1893 में की गई थी, और राधा कृष्ण दास इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई माने जाते हैं। फिर बाद में इन्होंने पत्रिका भी निकाल दी काशी नागरी पत्रिका के नाम से 1896 में। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा अ की बारखड़ी को व श्रीनिवास दास जी के सुझाव अस्वीकार कर दिए थे इन्होंने, कि नहीं, अ की बारखड़ी को नहीं अपनाया जाएगा, और अल्पप्राण वाली बात भी गलत है कि उसके नीचे चिन्ह लगाया जाए। इसके बाद जुलाई 1947, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, इसे याद ही कर लीजिए। जुलाई 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य नरेंद्र देव, याद कर लेना, आचार्य नरेंद्र देव, इस बार भी प्राध्यापक परीक्षा हुई थी जिसमें भी पूछा गया था ये, तो अक्सर पूछा जाता है, जीके के अंतर्गत भी पूछा जाता है, ध्यान रखना आप। तो जुलाई 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में लिपि सुधार का कार्य किया गया था। क्या सुझाव दिया था इन्होंने? 9 सुझाव दिए थे। आचार्य नरेंद्र देव ने 9 सुझाव दिए थे, और उन्होंने कहा था कि अ की बारखड़ी भ्रामक है, अ की बारखड़ी भ्रामक है, भ्रम पैदा करते, इसे न अपनाया जाए। इसके बाद गोरख प्रसाद जी थे, उन्होंने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ अलग रखने का सुझाव दिया। जैसे मात्राएं लगाने में बड़ी तकलीफ होती है, आप जानते हैं बात, उसमें टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड के अंदर, तब भी समस्याएं आती है मात्रा लगाने, तो उन्होंने कहा कि वर्ण के दाहिनी तरफ अलग से लगा दीजिए आप मात्रा को, ताकि कोई समस्याएं न आए। 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन, जानते हैं आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं,
अ की बाराखड़ी का सुझाव अस्वीकार कर दिया था इन्होंने कि अ की बाराखड़ी को न अपनाया जाए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्हें डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कहा था पंचमाक्षर या पंचम वर्ण ञ ण न म ङ, ये जो 5 पंचम अक्षर होते हैं प्रत्येक वर्ग के, इनके स्थान पर अनुस्वार लगाने के प्रयोग का सुझाव दिया था कि अनुस्वार का प्रयोग किया जाए पंचम अक्षर लिखने के बजाय। और नुक्ता लगाने की परंपरा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रारंभ किया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बहुत बड़े विद्वान हैं, इनको राजा की और सितारे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। इन्होंने हिंदी के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, विशेष रूप से खड़ी बोली के। तो नुक्ता अरबी, पारसी, उर्दू की जो भाषाएं उनके नीचे लगता है। जैसे गज़ल, देखिए आप इसके नीचे ये जो बिंदी लगती है इसे नुक्ता कहा जाता है। अखबार, ये जुकाम, ये जो बिंदी लगती है इसे नुक्ता कहा जाता है, नुक्ता के नाम से जाना जाता है। तो अरबी, पारसी और भी अन्य जो भाषाएं हैं उनके शब्दों के नीचे नुक्ता लगाया जाए। अब ये 3 प्रश्न और पूछे जाते हैं। मानक देवनागरी की वर्णमाला कब प्रकाशित की थी सरकार के द्वारा? तो ये 1966 में प्रकाशित की गई थी मानक देवनागरी वर्णमाला। फिर इसमें कुछ कमियां रही तो उसको हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया गया था 1967 में। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब किया गया? 1967 में। और फिर थोड़ी जो वो कमियां रही उनको दूर किया गया था देवनागरी व हिंदी का मानकीकरण के अंतर्गत 1983 में भारत सरकार के द्वारा ये कार्य किया गया। तो ये है लिपि सुधार व संशोधन के प्रयास, क्या क्या प्रयास किए गए। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे श्याम सुंदर दास जी का ये प्रश्न भी अक्सर पूछा गया है, ये वाला। बहुत सी आचार्य नरेंद्र देव का तो अक्सर पूछा ही जाता है। तिलक फोंट का भी बहुत सी बार पूछा गया है। सभी एक एक महत्वपूर्ण बातें ही मैंने लिखी है। तो लिपि सुधार व संशोधन के प्रयास। अब इसके बाद हम सीधे चलेंगे व्याकरण की ओर। हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है व्याकरण और उसके अंतर्गत सभी टॉपिक हम पढ़ेंगे। लिपि सुधार व संशोधन के बाद अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का, और हिंदी व्याकरण लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याकरण क्या होती है, व्याकरण के क्या क्या कार्य हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। व्याकरण 3 अक्षरों से मिलकर बना है। देखिए आप, वी, आ और करण, ये विच्छेद होता है व्याकरण का। वी का अर्थ होता है विशेष, आ का मतलब होता है तक, और करण का मतलब होता है कार्य करना। तो विशेष कार्य करने तक, क्या अर्थ हुआ इस शब्द का? विशेष कार्य करने तक या भली भांति कार्य करने तक। यानी कि व्याकरण का कार्य जो होता है वो उसे अंत तक कार्य करती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि व्याकरण जो आप कार्य करना चाहते हैं उसको भली भांति प्रकार से पहुंचाती है या कार्य करती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि भाषा को अनुशासनबद्ध करने के नियम, करने वाले नियम और उदाहरणों का समुदाय है भाषा। अनुशासन, किस रूप में शब्द आना चाहिए, किस प्रकार से आना चाहिए, ये सब व्याकरण कहती है। अब परिभाषा दी है आचार्य पतंजलि ने। पतंजलि ने क्या परिभाषा दी? शब्दानुशासन ही व्याकरण है। शब्दानुशासन, शब्द का अनुशासन, और यहाँ पर भी अनुशासनबद्ध बात की गई थी। तो शब्दानुशासन, शब्द का अनुशासन ही व्याकरण है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी भाषा के अंतर्गत या किसी भी वाक्य के अंतर्गत अगर कोई शब्द आता है तो वो किस अनुशासन के साथ आना चाहिए, किस मर्यादा के साथ आना चाहिए, वह कार्य व्याकरण करती है। जैसे देखेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपने कहा शेर को रोटी खिलाओ। इस शब्द के अंतर्गत, रोटी के अंतर्गत वो योग्यता नहीं है जो कर्ता के अंतर्गत होनी चाहिए। यानी कि कर्ता के अनुसार ही उसका
कर्म होना चाहिए या उसका पदार्थ वस्तु होनी चाहिए। तो शेर को रोटी यहाँ गलत शब्द है, यहाँ क्या आना चाहिए, मांस आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि किसने कहा कि ये शब्द गलत है, ये कहा है व्याकरण है। इस शब्द में अनुशासन नहीं है, ये गलत के लिए प्रयोग किया गया है, गलत कर्ता के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे उसकी आंखों से आंसू गिर गया। अब यहां पर आंखों से और हमेशा आंसू बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो गिर गए आने चाहिए थे, गिर गया आया। ये किसने बताया, ये बताया व्याकरण ने। तो व्याकरण ही ये बताती है कि ये शब्द लिंग, वचन, कारक, काल, कर्ता आदि के अनुसार सही है या गलत है। तो ये कार्य करने का काम करती है व्याकरण। तो शब्द का अनुशासन ही व्याकरण है, यानी शब्द किस तरह से आना चाहिए ये व्याकरण है। एक सामान्य परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि व्याकरण वर्ण से लेकर वाक्य रचना तक के सभी नियमों का अध्ययन कराती है। व्याकरण ये कहती है कि वर्ण से अक्षर किस प्रकार बनेगा, अक्षर से शब्द किस प्रकार बनेगा, और शब्दों से या पदों से मिलकर वाक्य की रचना किस प्रकार से की जाएगी, ये सभी व्याकरण बताती है। तथा भाषा के सर्वाधिक शुद्ध और सार्थक प्रयोग का बोध कराती है। और भाषा का सबसे शुद्ध और सार्थक प्रयोग क्या होना चाहिए, ये भी व्याकरण बताती है। अगर व्याकरण का प्रयोग आपने बहुत अच्छा किया है तो आपकी भाषा प्रभावशाली होगी, आपकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली होगी और वो सामने वाले पर जरूर प्रभावित करेगी। ये व्याकरण का कार्य है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, व्याकरण भाषा को शुद्ध और परिष्कृत करने का कार्य करती है। व्याकरण ही यह कहेगी कि कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा, कहाँ पर संज्ञा का प्रयोग होगा, कहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग होगा, क्रिया कर्ता के अनुसार होगी या कर्म के अनुसार होगी, लिंग के अनुसार होगी या वचन के अनुसार होगी। ये सब कार्य कौन करता है, व्याकरण कहता है। तो व्याकरण के कारण ही हम हमारी भाषा से जो अशुद्धि है उसको दूर करेंगे। अशुद्धि दूर हो जाएगी तो भाषा क्या हो जाएगी, परिष्कृत हो जाएगी। अब देखिए आप व्याकरण के कार्य क्या हो सकते हैं। व्याकरण ने क्या क्या कार्य किया। एक तो व्याकरण शुद्ध उच्चारण का कार्य करती है। व्याकरण आप जानते हैं हिंदी और देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। जैसा लिखोगे वैसा ही बोलोगे, जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे। तो अगर आपको व्याकरण का ज्ञान है तो आप वर्तनी की अशुद्धि नहीं करेंगे, तो उच्चारण भी शुद्ध करेंगे। तो शुद्ध उच्चारण का कार्य करती है व्याकरण। इसके बाद शुद्ध लेखन, वर्तनी शुद्धि आ जाएगी। तो अगर आपको व्याकरण का ज्ञान है तो आप संधि के माध्यम से, समास के माध्यम से, उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से शब्दों का जब निर्माण करेंगे तो आप बिल्कुल शुद्ध करेंगे और बिल्कुल सटीक आंसर होगा आपका। शुद्ध प्रयोग, अगर आपको व्याकरण का ज्ञान है तो आप जब भी कभी भी बोलेंगे तो आप शुद्ध प्रयोग करेंगे व्याकरण का और भाषा का। और प्रभावशाली अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। तो जब भी आप कभी बोलें और कभी भी आप लिखें तो आपकी जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति यानी अनुभव के आधार पर व्यक्त करना, तो आप जब व्यक्त करेंगे तो आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, तारतम्यता उसके अंतर्गत रहेगी। तो सामने वाले को, सुनने वाला को भी आप प्रभावित करेंगे और वो आपकी पूरी बात को सुनेगा। तब सुनेगा जब आपके व्याकरण का प्रयोग सही कर रहे हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। एक तो वर्ण विचार, एक शब्द विचार और एक वाक्य विचार। देखिए आप इस परिभाषा में भी लिखा था वर्ण से लेकर वाक्य रचना तक, यानी वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य। तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, और वाक्य विचार के बाद ही फिर हम पद परिचय वह सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। वैसे शब्दों का प्रयोग यदि वाक्य में करते हैं तो वो पद कहलाता है। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। अब व्याकरण के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक होगा वर्ण विचार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बिल्कुल न छोड़ें
पूरा अध्ययन करें, वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से किस प्रकार हमारे वर्णों की रचना की गई है, किससे मिलकर क्या क्या वर्ण बना हुआ है, इन सब की जानकारी रटना बिल्कुल नहीं है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, विज्ञान को रटा नहीं जाता, समझा जाता है। करके सीखने का सिद्धांत लागू होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग वर्ण विचार जरूर पढ़ना। धन्यवाद।